हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं 67वीं बीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 8। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिए, आपको होमवर्क और साथ ही साथ टेस्ट दोनों मिल जाएगा। तो इस वीडियो में 40 MCQ मिला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एंड तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भक्ति आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। बताइए कि भक्ति आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। अच्छे तरीके से चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट यह कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुखों में से एक रामानंद ने भगवान के रूप में राम पर ध्यान केंद्रित किया था। बिल्कुल सही है। श्री रामानुजाचार्य एक भारतीय दार्शनिक थे और उन्हें प्रमुख वैष्णव संत के रूप में जाना जाता था। ये भी सही है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिवादक रामानुजाचार्य को माना जाता है। तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, लेकिन 1 2 3 तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम एक या एक से अधिक को टिक करेंगे। ऑप्शन ई करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन से कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत के रूप में किसे माना जाता था। गुरु नानक। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए गुरु नानक। थर्ड क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये श्रेय जो दिया जाता है रामानुजाचार्य को। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी युक्ति है। यह युक्ति माने जाता है शंकराचार्य जी के। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से भक्ति आंदोलन की विशेषताओं किससे संबंधित सही कथन कौन सा है। भक्ति आंदोलन की विशेषताओं में से सही कथन आपको चुनना है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके समर्थकों ने भगवान की एकता का प्रचार किया और ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल दिया। बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह सभी मनुष्य में समानता और विश्व बंधुता पर जोर देता है। ये भी सही है। धर्मशास्त्र के स्कूल अचिंत्य भेद भेदत्व की शुरुआत रामानुज ने की थी। ये पॉइंट्स यहाँ पे गलत है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। रामानुज ने नहीं की थी, इसकी स्टार्टिंग कह सकते हैं चैतन्य स्वामी ने किया था। तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है, लेकिन थर्ड गलत है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे। ऑप्शन ई को। एक या एक से अधिक यहाँ पे सही हो जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक के रूप में किसे जानते हैं। अमीर खुसरो यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। और वो कौन थे, तो उनको कह सकते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। ए करेक्ट होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट वन, की भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। चिश्ती को। ठीक है, चिश्ती यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है। दिल्ली का दीपक के रूप में किसे जानते हैं। शेख नसीरुद्दीन। बी विल बी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपने ऑनलाइन स्टडी जोन के सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन और भी मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें इसके अंतर अनुच्छेद, तो ये 36 से लेकर के 51 तक विस्तृत है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट वन, नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। यह कथन किसका है। यह कथन केटी शाह। ए करेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता है कि 23 से 24 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कौन नहीं आता है, क्वेश्चंस में नहीं आता है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन यहाँ पे देखिए जो 3rd नंबर में दिया गया, धर्म विशेष की उन्नति का निषेध, ये नहीं आता है। तो केवल और केवल 3 को यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे हम जानते हैं कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये 48 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 48 के अंतर्गत, तो ये पहला पॉइंट ही गलत हो जाता है।
लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, समान नागरिक संहिता 44 के अंतर्गत, और साथ ही साथ समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा के बात की जाती है तो वो 39 के क। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही, लेकिन फर्स्ट गलत था, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट वन, राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य को निम्नलिखित में से किन किन के लिए निर्देशित करते हैं? किन किन के लिए निर्देशित करते हैं? तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करना। आपको पता है कि ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आर्टिकल 50 के अंतर्गत। लोक स्वास्थ्य का संवर्धन करना, ये तीनों के तीनों राज्य के निदेशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, राज्य को इसके लिए ये कह सकते हैं निर्देशित करते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी? कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा किसे दी थी? तो ये संज्ञा दी गई है शंकराचार्य को, बी यहाँ पे करेक्ट होगा, शंकराचार्य। नेक्स्ट वन की सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत कौन सा है? सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत कौन सा है? ऑप्शन ए, यानी कि सूफी शब्द के संबंध में बात करें तो सूफ यानी कि ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी जो थे ऊनी कंबल कह सकते हैं या फिर लबादा ओढ़ते थे, इस वजह से यहाँ पे सूफी शब्द का मतलब ऊन से रखा जाता है। अगला पॉइंट्स क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के विचारों का प्रभाव राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर दृष्टिगोचर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताइए कि कौन गलत तरीके से मैच किया गया, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा था समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 39 के क आता है, ठीक है, 39 का ए के अंतर्गत बात की जाती है। तो पहला पॉइंट से हमारा गलत होगा, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं, सभी के सभी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जो कि गलत है। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है, उत्तरी अमेरिका कह सकते हैं महाद्वीप नहीं यार हाँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात की जा रही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना। चलिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी, बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पूसी नामक साहसी यात्री के नाम पर पड़ा गया था, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत मैकिनले पर्वत जो कि अलास्का में पड़ता है, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट होगा, एक या एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, उत्तरी अमेरिका के सुदूर उत्तर में अवस्थित अलास्का क्षेत्र पर किस देश का राजनीतिक अधिकार है? अलास्का क्षेत्र पर किसका राजनीतिक अधिकार है? तो यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। अच्छा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि अलास्का की राजधानी क्या होती है। देखते हैं कितने लोगों को पता है अलास्का की राजधानी क्या होती है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन की उत्तरी अमेरिका का टूटा हुआ हिस्सा ग्रीनलैंड, जिसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है, पर राजनीतिक अधिकार किस देश का? यानी कि ग्रीनलैंड पर किस देश का राजनीतिक अधिकार माना जाता है? और इसका राइट आंसर क्या होगा? डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 49वीं जो समानांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, ये भी सही है। ग्रेट लेक्स यानी कि जो महान झील है, जैसे कि इसके अंतर्गत 5 झीलें आती हैं। वो झील कौन कौन से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सुप्रियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन, इरी झील और ओंटारियो झील, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत 5 झील आते हैं। सेंट लॉरेंस नदी, ये तीनों के तीनों हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स किसी के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन हम यहाँ पे ई को टिक करेंगे, ठीक है। एक या एक से अधिक, तीनों के तीनों संबंधित है, जो कि कनाडा और यूएसए को अलग करते हैं। तो ऑप्शन ई करेक्ट होगा, एक या एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट्स क्या है? निम्न में से कौन एक ग्रेट लेक्स में सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो महान झील है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि 5 झील इसके अंतर्गत आते हैं, और वो 5 झीलों का नाम ऊपर में देखा था, सुप्रियर, इरी, ओंटारियो, और इसके अंतर्गत ग्रेट बेयर नहीं आता है। ह्यूरॉन झील आता है और एक मिशिगन झील आता है। तो ये पॉइंट्स हमारा गलत हो गया, इस वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कर्णवंश की राजधानी क्या थी? कर्णवंश की राजधानी की अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने
विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की थी? विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किसकी है? तो ये रचना कह सकते हैं तुलसीदास जी की। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट होगा, तुलसीदास। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वाटसन एंड क्रिक। चलिए अगला पॉइंट देखिए, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा, द्विगुणित अगर आप पूछा जाए तो वहाँ पे 23 करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम की संख्या पूछा जाए तो 46। यहाँ पे राइट आंसर आपका 23 होगा। जीवित जीव के विशिष्ट डीएनए में खंड का पृथक्करण और शुद्धिकरण करने में सफलता प्राप्त की थी किसने? तो ये सफलता प्राप्त की थी खुराना जी ने। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खुराना। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक पदार्थ केवल विषाणु कोशिका में होता है? केवल विषाणु कोशिका में होता है। ऑप्शन ए यानी कि आरएनए। ठीक है, आरएनए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, अनुवांशिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सही है। अनुवांशिकता के जनक के रूप में मेंडल को जानते हैं, ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकता की इकाई के रूप में जीन को जाना जाता है, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। अनुवांशिकता यूनिट होते हैं गुणसूत्रों में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं। अगला पॉइंट्स की एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो विडल और टैटम, सी करेक्ट होगा, विडल और टैटम। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजक उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी है? तो ध्यान दीजिएगा, पुरुषत्व के लिए कह सकते हैं कि एक्स और वाई होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक्स और वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, यानी कि कह सकते हैं कि बॉयज़ का जन्म होता है। तो बॉयज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पुरुष का वाई गुणसूत्र और स्त्री का एक्स, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऊपर हम लोग देखा था पुरुषत्व के लिए एक्स वाई होना चाहिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है और वो एकमात्र हम कह सकते हैं पानी, यानी कि जल। जल जैसे कि हम तीनों अवस्थाओं में देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि वायु जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र से संबंधित एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। ये छोटा सा पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला पॉइंट्स, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? मौर्य वंश के बाद, तो मौर्य वंश के बाद कह सकते शुंग वंश का शासन हुआ, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह आक्रमण कह सकते हैं किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रसर देने वाले शासक कौन थे? यानी हम ये कह सकते हैं कि अश्वघोष किसके समय में थे या फिर किसके समकालीन थे, किसके दरबार के ये रहने वाले थे? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अश्वघोष का संबंध कनिष्क से था, तो बी को टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन से, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम अगर हम बात करें तो सबसे पहले हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। तो यहाँ पे करेक्ट बिल्कुल है 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने 40 में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। नीचे कमेंट्स करके बताएगी कि आपने 40 में से कितना सही किया। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, मुझे पता है, आप लोग शेयर जरूर किया करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।